वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की इस क्लास में आज हमारा टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1325 से 1351 ईस्वी तक अपना शासन किया था। अब इससे पूर्व एक संक्षिप्त जानकारी दे दें। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता गयासुद्दीन की मृत्यु। देखिए, एक छोटे क्वेश्चन के रूप में आता है, हुनूज दिल्ली दूर अस्तर। ये वाक्य है प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का। हुनूज दिल्ली दूर अस्तर से अभिप्राय है हुजूर अभी दिल्ली दूर है। अब देखिए, ऐसा क्यों कहा गया था? निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, और जब गयासुद्दीन तुगलक को ये पता चला कि उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक यानी उलुग खां जो है उसने निजामुद्दीन औलिया का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया है, तो गयासुद्दीन तुगलक और निजामुद्दीन औलिया के बीच जो मतभेद थे उसमें वृद्धि हो गई थी। और ऐसा माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु की जो योजना है उसमें निजामुद्दीन औलिया की भूमिका रही थी। अब देखिए, ये क्या था? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु को लेकर के काफी विद्वानों में अलग अलग मत उनके द्वारा दिए गए हैं। अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी का एक महल उलुग खां के द्वारा तैयार किया गया था। जब गयासुद्दीन तुगलक अपनी बंगाल विजय अभियान से लौट रहा था, और इसी दौरान आप देखिए, जब ये जो महल तैयार करवाया गया था, कुछ समय बाद ही जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक आकर के रुके तो ये महल ढह गया था, और महल के ढह जाने पर सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक उसमें अपने प्रमुख अधिकारियों सहित दब करके मृत्यु को प्राप्त हुए थे। और इसी मृत्यु को लेकर के विभिन्न इतिहासकार अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए, बर्नी के अनुसार सुल्तान जिस महल में ठहरा था उस पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी और महल लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इसके विपरीत इब्न बतूता के अनुसार युवराज उलुग खां ने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के सुल्तान की हत्या का षड्यंत्र रचा था, और इसके तहत अफगानपुर के निकट लकड़ी का एक महल तैयार करवाया गया और उसके किनारों पर हाथी बांध दिए गए थे। और जब सुल्तान इसमें आकर के ठहरे तो इन हाथियों को खोल दिया गया, जिससे पूरा महल जो था वो गिर पड़ा। इस तरह से ये माना, अधिकांश जो देखिए आप हमारे भारतीय इतिहासकार हैं, जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, बुलजले हैग, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, मजूमदार आदि भी इब्न बतूता के इस स्टेटमेंट को सही मानते हैं। बहरहाल, गयासुद्दीन की मृत्यु किस प्रकार हुई, किस प्रकार इतिहासकारों और विद्वानों ने अपने मत प्रस्तुत किए, उसकी मृत्यु के पश्चात फरवरी अथवा मार्च महीने में 1325 ईस्वी में उलुग खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और मोहम्मद तुगलक शाह की उपाधि उसके द्वारा धारण की गई। आप देखिए, पूरे तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो महत्वपूर्ण सुल्तानों की सूची में आता है और काफी प्रसिद्ध सुल्तान सल्तनत का रहा था। निसंदेह एक योग्य सुल्तान था, और अपने योग्यता को सिद्ध करने के उद्देश्य से उसके द्वारा जो गृह नीति का निर्माण किया गया, जिस राजत्व सिद्धांत को बनाया गया, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आप देखिए, राजत्व सिद्धांत जो उसके द्वारा बनाया गया था उसका महत्वपूर्ण बिंदु था दैवी सिद्धांत में विश्वास। दैवी सिद्धांत आप कई बार पढ़ चुके हैं। दैवी सिद्धांत से अभिप्राय है जहां शासक स्वयं को पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिछाया के रूप में स्थापित करते हैं, और यह पद प्राप्त करने के बाद वह अपने आप को पूर्णतः निरंकुश शासक के रूप में स्थापित करते हैं, और एक निरंकुश शासक के रूप में उनका व्यवहार होता है। दूसरी बात, ये दैवी सिद्धांत में विश्वास करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था? किसी भी अमीर वर्ग या उलेमा वर्ग का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नहीं था, और जब राजा इस सिद्धांत का परिपालन करेगा तो हरेक
प्रजा का, हर एक अधिकारी का ये दायित्व बन जाता है कि वह अपने सुल्तान की आज्ञाओं का अक्षरशः पालन करे। यद्यपि आप देखिए कोई उसे सलाह मशवरा नहीं दे सकता था, लेकिन औपचारिकता के रूप में उसने एक लघु परिषद का निर्माण किया था, लेकिन यह लघु परिषद नाम मात्र के लिए थी। प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का सलाह मशवरा इस लघु परिषद के साथ नहीं किया जाता था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट उसके राजत्व सिद्धांत में धर्म को राजनीति से दूर रखना। आप देखिए अलाउद्दीन खिलजी का राजत्व सिद्धांत हमने पढ़ा था, हमने बलबन का राजत्व सिद्धांत पढ़ा था। एक योग्य सुल्तानों की भांति अलाउद्दीन खिलजी ने जिस प्रकार से धर्म को राजनीति से दूर रखा, ठीक इसी प्रकार से फिरोज तुगलक ने भी धर्म को राजनीति से दूर रखा। स्वाभाविक है, उलेमा वर्ग का राजनीति में महत्वपूर्ण रोल होता था। जब धर्म को राजनीति से दूर रखा गया तो इसका परिणाम क्या निकला? उलेमा वर्ग में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के प्रति असंतोष की भावना व्याप्त हो गई और उलेमा वर्ग मोहम्मद बिन तुगलक से असंतुष्ट हो गया। अभी तक आप देखिए उलेमाओं का न्याय के क्षेत्र में एकाधिकार प्राप्त था। उलेमाओं को ही न्याय प्रदान करने का अधिकार था, जो शरीयत के नियमों के अनुसार प्रजा को न्याय प्रदान करते थे। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने उलेमाओं का न्याय पर से एक अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया। अंतिम न्यायाधीश के रूप में स्वयं सुल्तान ने अपने आप को स्थापित किया। इस प्रकार से हम ये देखते हैं राजत्व सिद्धांत में उसने धर्म को किसी प्रकार से आड़े नहीं आने दिया, राजनीति से धर्म को दूर रखा और धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पूर्णतः उसके द्वारा पालन किया गया, ताकि चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे वो हिंदू प्रजा हो, उसके प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखे। किसी प्रकार का धर्म भेदभाव मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा नहीं किया गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की गृह नीति की। बहुत ही बुद्धिमान और योग्य सुल्तान तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जा सकता है और मध्यकालीन भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को विभिन्न योजनाओं के निर्माता के रूप में याद किया जाता रहा है एंड इन फ्यूचर भी याद किया जाता रहेगा। इसके शासनकाल में जितनी योजनाओं का निर्माण और निर्धारण किया गया, संभवतः अन्य किसी सुल्तान या शासक के समय में इतनी योजनाओं का निर्माण नहीं किया गया। इसके तहत सर्वप्रथम आप देखिएगा राजस्व व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था, राजस्व विभाग राज्य की आय का पूरा आय और व्यय का लेखा जोखा रखने वाला विभाग माना जाता है और हर राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने राज्य की आय बढ़ाने के लिए प्रयास करे। और इसी संदर्भ में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा भी अपनी राज्य की आय को बढ़ाने के महत्वपूर्ण प्रयास किए गए थे, जिसमें सर्वप्रथम आप देखिए आय व्यय का लेखा जोखा उसके द्वारा तैयार करवाया गया था। यानी राज्य में कुल कितनी आय होती है और उस आय का कुल कितना व्यय पुनः राज्य पर खर्च किया जाता है, इसका एक ब्यौरा तैयार करवाया गया। और अपने प्रांतीय अधिकारियों को उसने आदेश दिया कि अपने अपने प्रांत की आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करके वह दीवाने वजारत के पास भेजे, जो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। फिर इसके बाद आप देखिए समान राजस्व व्यवस्था लागू करने के प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किए गए, ताकि ठीक ठीक हिसाब किताब रखा जा सके। दूसरी बात, विभिन्न प्रांत आपस में इस बात को लेकर के संतुष्ट रहे कि हमारे राज्य में जो राजस्व व्यवस्था है यही दूसरे प्रांत में भी है। तो इस समानता का उद्देश्य संभवतः यह भी रहा होगा कि किसी भी प्रांत में विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न ना हो। फिर स्वाभाविक है, कृषि प्रधान देश भारत रहा है,
तो राज्य की आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार करना आवश्यक था और इसी उद्देश्य से उसने अमीर-ए-कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग के माध्यम से कृषकों को समय समय पर एंड स्पेशली अकाल के दौरान उन्हें राज्य की ओर से ऋण की सहायता दी जाती थी। खाद बीज की व्यवस्था इन किसानों के लिए उपलब्ध कराई जाती थी और अत्यधिक हानि होने पर इन्हें लगान से मुक्त करने की योजना भी उसके द्वारा बनाई गई थी। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं राजस्व व्यवस्था के क्षेत्र में उसके द्वारा ये महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। दूसरा था दोआब में कर वृद्धि। दोआब का जो क्षेत्र है, गंगा यमुना का क्षेत्र, ये उपजाऊपन की दृष्टि से यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। कृषि यहाँ पर भरपूर मात्रा में होती थी। ये क्षेत्र अच्छा उत्पादन किया करता था। तो अपने राजकोष की रिक्तता को भरने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस क्षेत्र में जो कर वृद्धि थी उसका निर्णय लिया गया था। दूसरा, ये भी माना जाता है कि इस क्षेत्र में कुछ उपद्रवियों द्वारा बार बार उपद्रव किए जा रहे थे, तो कर वृद्धि करके मोहम्मद बिन तुगलक इन उपद्रवियों को दंड देना चाहता था। अपने राजकोष को, जैसा भी मैंने आपको बताया कि सल्तनत काल में बार बार निरंतर युद्धों के कारण साम्राज्यवादी नीति को अपना करके जो बार बार युद्ध की स्थिति बनती थी, जो आक्रमण किए जाते थे, उसमें धन का अपव्यय काफी होता था। और यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के राजकोष का रिक्त होने का कारण ये भी था कि अपने पिता का हत्यारा उसे माना जाता था। तो इसलिए विभिन्न अधिकारियों को संतुष्ट करने के लिए और अपने आप को इस बात से मुक्त करने के उद्देश्य से उसके द्वारा इन अधिकारियों और अमीरों को बड़ी बड़ी भेंट और उपहार सौंपे गए थे और इसी कारण उसका राजकोष रिक्त हो गया था। तो उसे भरने के उद्देश्य से भी उसने दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि का निर्णय लिया था। फिर विशाल सेना के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना तभी संभव है जब उसका राजकोष धन से भरा हो और अपने राज्य के विस्तार के लिए सेना को रखना आवश्यक था। सेना को शक्तिशाली बनाना, सेना को विभिन्न साधन उपलब्ध कराना आवश्यक था। इस बात को समझते हुए उसने इस संपन्न क्षेत्र में कर वृद्धि का निर्णय लिया था। अगली जो उसकी योजना थी वो राजधानी परिवर्तन की थी। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि सल्तनत काल में जो हमारे देश की राजधानी थी वो दिल्ली थी। अब उसने ये डिसीजन लिया कि दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी राजधानी परिवर्तन किया जाए। इसका कारण जो माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा, देवगिरी की भौगोलिक और सामरिक स्थिति जो थी वो काफी महत्वपूर्ण थी और उसकी इसी महत्ता को जानते हुए उसने ये राजधानी परिवर्तन की योजना बनाई थी। फिर दिल्ली की प्रजा से सुल्तान का अप्रसन्न होना। जो दिल्ली की प्रजा थी, क्योंकि उसे पितृहंता माना जाता था, तो प्रजा अप्रसन्न थी। तो संभवतः इब्न बतूता ने ये स्टेटमेंट जो दिया है, तो अपनी उस प्रजा को प्रसन्न करने के उद्देश्य शायद उसने ये योजना बनाई हुई होगी। दोआब की जनता को दंड देना भी इस राजधानी परिवर्तन का एक कारण बताया जाता है। ऐसा स्टेटमेंट प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ तारीखे मुबारक शाही में दिया गया है, जहां आप प्रसिद्ध विदेशी इतिहासकार हैं ब्राउन, उन्होंने इस राजधानी परिवर्तन का प्रमुख कारण बताया है मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षा प्रदान करना, राजधानी को सुरक्षा प्रदान करना। मोहम्मद तुगलक की शायद ये योजना या उसका ये कारण जो उसके माना जाता है ब्राउन के द्वारा, शायद बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण हम निरंतर देखते हैं। सल्तनत काल में हमें बार बार मंगोलों के आक्रमण पर चर्चा करनी पड़ी है, चाहे वो बलबन का शासन काल हो, चाहे अलाउद्दीन का शासन काल हो। मंगोलों ने निरंतर आक्रमण करके सल्तनत के विभिन्न राज्यों को अस्त व्यस्त करने
में सफलता हासिल की थी। तो निरंतर मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना भी मोहम्मद बिन तुगलक का उद्देश्य रहा होगा। और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं, जिनमें मेहदी हसन और प्रोफेसर निजामी, उनका ये मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की 2 राजधानियां रखना चाहता था, एक उत्तर भारत की राजधानी और एक दक्षिण भारत की राजधानी। और कुछ का ये मानना है कि दक्षिण भारत में अपने राज्य विस्तार के उद्देश्य से भी, इस्लामिक संस्कृति को स्थापित करने के उद्देश्य से भी ये राजधानी परिवर्तन किया गया था। बहरहाल ये बहुत महत्वपूर्ण योजना थी। यदि हम कारणों पर दृष्टिपात करें तो निश्चित रूप से आप देखिएगा, चाहे उसका भौगोलिक या सामरिक महत्व हो, चाहे मंगोलों से आक्रमण की सुरक्षा हो, निसंदेह उसकी ये योजना थी वो काफी महत्वपूर्ण थी। अगला जो उसका परिवर्तन था वो था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसके जो कारण माने जाते हैं वो है 1229-30 में ये मुद्रा परिवर्तन किया गया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। इसका कारण था राजकोष का खाली होना, जैसा कि प्रसिद्ध इतिहासकार याह्या बिन अहमद सरहिंदी, बदायूनी, फरिश्ता, बर्नी द्वारा बताया गया है कि राजकोष की रिक्तता के कारण ये सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यानी जो चांदी थी, तांबे और चांदी का इस समय काफी अभाव हो रहा था, तो इस उद्देश्य से उसने ये सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। फिर सल्तनत की आय में कमी हो रही थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए भी ये परिवर्तन किया गया था। विश्व विजय का स्वप्न जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा संजोया गया था, और अपने उस स्वप्न को पूरा करने के लिए उसे विशाल सेना की आवश्यकता थी, ऐसा मानना बर्नी का है, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं सल्तनत काल के। तो अपने उस विजय अभियान के लिए जिस शक्तिशाली सेना को रखना था, उसके लिए धन की आवश्यकता थी, और उसकी पूर्ति सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करके मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे। और ऐसा माना जाता है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो है, उसके नए नए प्रयोग करने में रुचि थी, और अपने उस रुचि के कारण ही उसके द्वारा यह नीति परिवर्तन यानी सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना का निर्धारण किया गया था। तो ग्रह नीति के अंतर्गत सल्तनत काल में तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन महत्वपूर्ण योजनाओं का निर्धारण किया गया था। लेकिन ये योजनाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी थी, लेकिन अपनी इन योजनाओं में वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया था। अगले क्लास में हम लोग इसी योजनाओं की विफलताओं के कारण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं पुनः आती हूँ। तब तक के लिए आप लोग सब घर में रहें, ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। कोशिश करें कि आप हर टॉपिक को पढ़ते हुए स्वयं अपनी तरफ से भी प्रयास करें कि उसका और डिटेल में आप स्टडी कर सकें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।